हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 347 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 348 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करते हुए इस नीति को समग्रता में लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। आपने लिखा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के साथ उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी कई सकारात्मक सुधारों का दस्तावेज है। इसके तहत 2018 के सकल नामांकन अनुपात 26.3% को बढ़ाकर 50% करने का गोल रखा गया है। एक बोर्ड के अधीन देश के प्रमुख कॉलेजों को 5 या कम वर्षों में स्वायत्तशाली बना दिया जाएगा, जो उच्च शिक्षा में डिग्री प्रदान कर सकेंगे। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों को चुनने की छूट बड़ी की मात्रा छूट होगी। साथ ही स्नातक डिग्री 4 वर्ष की होगी। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत आने की छूट होगी, मतलब भारत में अपने कैंपस, डिटेल में लिखा करो, कैंपस खोलने की अनुमति होगी। यहाँ पे छूट लिखिए। पाठ्यक्रम में व्यापारिक शिक्षा का समावेश, चिकित्सा व कानूनी शिक्षा को छोड़कर एक उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा इत्यादि। ऐसे ही और कई सुधारात्मक पहलों को जोड़ा गया है, परंतु इन सकारात्मक पहलों को धरातल स्तर पर लागू करने में कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं, जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों के देश में प्रवेश से शिक्षा महंगी होने की संभावना है। परिणामतः कई छात्र उच्च शिक्षा हेतु संसाधन नहीं जुटा पाएंगे। फिर आपने लिखा है इसके अलावा संसाधन नहीं जुटा पाएंगे। हाँ, देश के शिक्षकों के कम वेतन और उन्हें प्रोत्साहित करने में उदासीनता के कारण योग्य शिक्षक भी विदेशी विश्वविद्यालय की ओर पलायन करेंगे, तो भारतीय विश्वविद्यालय रिकॉर्ड में गिरावट आएगी। थोड़ा और अच्छा से लिखिए, भारतीय विश्वविद्यालय के स्तर में गिरावट आएगी। वहीं ये क्या लिखा है, वहीं ये क्या है, वहीं भारतीय राज्यों को डर है कि त्रिभाषा सूत्र से शिक्षा का संस्कृतिकरण न हो जाए। दक्षिण भारतीय राज्यों को अतः इन त्रिभाषा सूत्र से अतः इन समस्याओं का समाधान सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति से निकाला जा सकता है। इस दिशा में शिक्षा में जीडीपी का खर्च प्रतिशत 4 से बढ़ाकर 6% रखना सराहनीय तो है, परंतु चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय तथा अधिकांश राज्यों के अपने बोर्ड भी हैं, इसलिए इसके वास्तविक कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों को साथ लाना होगा और शिक्षक के पद की भी गरिमा में ऐसा होना चाहिए, गरिमा में स्थान दिया जाए और उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल है, जो शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को बाहर लाने में मददगार होगा। भारत विश्व गुरु के रूप में उभर सकता है, बशर्ते सही समय में उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु तत्काल कार्यवाही प्रक्रिया चलाई जाए। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। बस ये है कि थोड़ा सा बीच बीच में आपकी भाषा शैली का फ्लो टूटा है, नहीं तो आपने जो पॉइंट डाले हैं काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। आपने बातों को अच्छे सलीके से बताया और दूसरी बात जो आपको अब धीरे धीरे आदत आ गई है कि कैसे हमें कंजंक्शन का उपयोग करना है, जैसे आपने लिखा ना, अतः इन समस्याओं का समाधान, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप में से जो लोग भी आंसर सुन रहे होंगे तो इन बेसिक चीज़ों को देखें। अब ये बात अलग है कि अभी ये शुरुआत है। देखिए, हमारा एक मतलब ये होता है ना कि आप अगर अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे हैं, यहाँ तक आ जाएं। बस यहाँ तक तो हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे पहुँचाना है। अभी आपने इतना स्टेप लिया, यहाँ तक आ गए, फिर हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, फिर यहाँ तक आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा तो कंजंक्शन उपयोग किया ना, बाद में हम इन पे शब्दों को और अच्छा खेलेंगे कि स्मरणीय हो, कि उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट है, कि ध्यातव्य हो, कि ऐसे न जाने कितने वर्ड उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बेसिक ही काफ़ी है। ठीक, एक और बात, जो आपने यहाँ पे डायरेक्ट हिट किया प्रश्न को, अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन और अच्छे से दे दें कि नई शिक्षा नीति सतत विकास के लक्ष्यों को संप्रेषित करने से प्रेरित है, तो वहीं कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने में भी सहायक है, ऐसे आप बता सकती हैं।
या नवीनतम तकनीक को परिष्कृत करने के साथ कुछ भी मतलब अच्छी लाइन अगर स्टार्टिंग में आप डाल देंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। हालांकि आपका लास्ट बहुत अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर 1-2 लाइन आ जाएं तो आप उसको यूज कर सकती हैं। हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है, ठीक है। खैर इसमें भी ठीक है आपका उत्तर, आप इस चीज़ को अच्छा कर दिए। यहाँ पे ये 2-3 चीज़ों को आप यहाँ से हटा दीजिए। 2-3 चीज़ों को हटाने का मतलब कैसे, जैसे ये एक बोर्ड के अधीन, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये इतना जटिल आपको नहीं लिखना। 3 से 4 पॉइंट बताना है, एक नामांकन का, ठीक है, एक विदेशी विश्वविद्यालयों का, पाठ्यक्रम में व्यापारिक शिक्षा का, उच्च शिक्षा आयोग बोर्ड का, और एक आप चाहें तो इसमें ये बता सकती हैं कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को किस तरीके से रजिस्टर्ड करने के लिए एक लैबोरेटरी बनाई जाएगी, ठीक है। उसमें सारे लैबोरेटरी मैं कह रहा हूँ, एक ट्रेजरी बनाई जाएगी जिसमें उन सबको सबमिट करके रखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पोर्टल। तो ये चीज़ आप बता सकती हैं, ठीक है। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पे कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं, इसमें आप चुनौतियों को जो बता रही हैं तो कोशिश ये करें कि क्रमवार बता दें तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नामांकन को लेकर कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, आप ये भी बता दें कि नवीनतम तकनीकी पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सारी चीज़ों को भी अगर आप बता देंगी तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे ये लाइन अच्छी लिखी है दक्षिण भारतीय राज्यों को, लेकिन थोड़ा सा रेटिंग और सुधारिए। रेटिंग आपकी अच्छी है लेकिन आप जानबूझकर इसको बहुत स्पीड में लिखी है, इसलिए रेटिंग काफ़ी ख़राब हो गई है, ठीक है। तो बाकी ये आपका अच्छा है, अच्छा आपने लिखा है। 1-2 पॉइंट और होते हैं ऐड करने को, वो आपको पता है भाषा शैली के रूप में ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सुधार की आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि आप धीरे धीरे अपनी भाषा शैली को और बेहतरीन बनाइए और कोशिश ये करिए कि ये जो लाइनें हैं ना ये एक दूसरे से गुथी हुए लग जाएं। जैसे अगर आपकी इच्छा हो तो मैं एक बार बता देता हूँ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न केवल सतत विकास के लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने से प्रेरित है, बल्कि ये भारत के शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए भी कृत संकल्पित है। इसमें न केवल मध्यवर्गीय शिक्षा के प्रोविजंस की बात की गई है, बल्कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी सुधारात्मक पहलों की बात की गई है, जिसके अंतर्गत कई सारे सुधारात्मक पहल निम्नवत हैं। नंबर 1, इसमें 2018 के, अब देखो ये वर्डों को देखो, आपने इसके लिखा है, मैं इसमें बोल रहा हूँ। इसमें 2018 के सकल नामांकन अनुपात 26.3% को बढ़ाकर 50% से 20, देखो यहाँ पे को नहीं आएगा, से आएगा, 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें एक बोर्ड के अधीन कई कॉलेजों को रखा गया है। इसमें स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों को चुनने की छूट होगी। इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस ओपन करने की छूट होगी। इसमें पाठ्यक्रम को व्यापारिक शिक्षा के साथ समावेशित किया गया है या समायोजित किया गया है। इसमें चिकित्सीय व कानूनी शिक्षा को छोड़कर एक उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि इसमें कई सारी सुधारात्मक पहलों को अपनाया गया है जो नए भारत के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से परिवर्तित करेंगे। किंतु गहराई से देखें तो इन पहलों को लागू करने में किंतु गहराई से देखें तो इन सकारात्मक पहलों को लागू करने में कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस ओपन होने से हो सकता है, यहाँ वर्ड देखना, हो सकता है कि शिक्षा व्यवस्था काफ़ी महंगी हो जाए। परिणामतः कुछ ही छात्र उच्च शिक्षा हेतु अपनी शिक्षा व्यवस्था को जारी रख सकें, अधिकांश इसके अभाव में अपना जीवन व्यतीत करें। नंबर 2, इसमें विदेशी कैंपस ओपन हो जाने से भारतीय जो शिक्षक हैं हो सकता है उनका पलायन उस ओर उन्मुख हो जाए, कारण उनके द्वारा जो पैकेज की व्यवस्था होगी वो अधिक होगी। नंबर 3, दक्षिण भारतीय राज्यों को इस बात का डर है कि कहीं त्रिभाषा सूत्री फार्मूले से कहीं एजुकेशन का संस्कृतिकरण न हो जाए। ठीक है, इस उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि अगर सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इन चुनौतियों से निपटने के लिए संकल्पित हो जाए, अर्थात सरकार जीडीपी के खर्च को 4% से बढ़ाकर 6% कर दे और शिक्षा व्यवस्था कर दे, तो कहीं ना कहीं वित्त की इस कमी से न केवल शिक्षक अपने आप को विश्वविद्यालय में रोक पाएंगे, बल्कि जो मध्यम और जो निम्न वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो भी शिक्षा में अपने आप को पार्टिसिपेट करा पाएंगे। सरकार को कई सारी स्कॉलरशिप्स की स्कीम को ओपन करना चाहिए, जिससे मध्यम और निम्न वर्ग के अभ्यर्थी भी इन स्कूल कॉलेजेस में अपना दाखिला ले सकें और भारत के निर्माण में अपना योगदान
निभा सकें। यह भी स्मरणीय हो कि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, अतः राज्यों के अपने अपने बोर्ड होने के कारण इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः सरकार को सहकारी संघवाद का उदाहरण देते हुए सबके साथ और सबके विकास के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करके इस व्यवस्था पर उचित निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये नई शिक्षा जो नीति है ये 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल है। अतः कोई भी राज्य अगर इस शिक्षा नीति से अगर पिछड़ गया तो कहीं ना कहीं भारत के समग्र निर्माण के लेकर एक बाधक बन सकता है। अतः भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से विश्व गुरु बनने के उस सपने को साकार करने के लिए सबके साथ और सबके विकास की आवश्यकता है, जो वास्तव में इसी शिक्षा नीति के माध्यम से कृत संकल्पित हो सकती है। आप ऐसा लिख सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को देखो फ्रेम इसलिए दे देते हैं ना, क्योंकि आप लोग बार बार जब सुनेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप लोग हमारी तरह बोलने लगेंगे। आप लोगों में से कई सारे बच्चों को लगता होगा कि मैं ऐसा बोल कैसे लेता हूँ, या मैं ऐसे कैसे इन चीज़ों को लिंक कर देता हूँ। तो बेसिकली बात यह है कि मैं ऐसे लोगों को ही सुनता हूँ कि जिनके अंदर बोलने की स्किल हो, जिनके अंदर टॉपिक को रिलेट करने की स्किल हो। तो होता क्या है कि जब आप उनको सुनते रहते हो तो आपका भी माइंडसेट वैसा ही बन जाता है। नहीं कहा जाता है कि जैसे लोगों से आप मिलोगे, जैसे लोगों से आप बातचीत करोगे, वैसे ही बन जाओगे। हम आपसे इसलिए थोड़ा ना कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुना करें, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को नहीं, अगर हमको सुनेंगे तो आपकी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा परिष्करण आ जाएगा। और जब आपकी लैंग्वेज में परिष्करण आ जाएगा तो आपकी लेखनी भी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भाषा शैली परिपक्व होगी, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी वास्तव में आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, किन किन बिंदुओं को ऐड करना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।